हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। तो गेम थ्योरी में आज हम लास्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एल्जेब्राइक मेथड। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम थ्योरी की प्रॉब्लम्स डिस्कस की, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वी हैव टू चेक फॉर सैडल पॉइंट। कोई भी गेम है, किसी भी तरह का पे ऑफ मैट्रिक्स है, 2x2 गेम है या दो से ज्यादा रोज और कॉलम्स है, तो हमें सबसे पहले चेक करना होता है सैडल पॉइंट। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है देन इट इज अ केस ऑफ मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज। मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज में हमने फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम थियरी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े, जिसमें हमने एक तो पढ़ा जब हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स हो तब हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं, इक्वल गेन्स, then we have arithmetical method and we have odds method, right? ये तीन मेथड्स हमने उसमें पढ़े। उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास इस तरह की गेम है जिसमें किसी एक प्लेयर के पास दो स्ट्रैटेजीज हैं, मतलब या तो m/2 और 2/n गेम्स, मतलब किसी एक प्लेयर के पास दो स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो उस केस में हमारे पास दो मेथड्स हैं, सब गेम्स मेथड और उसके अलावा हमने देखा ग्राफिकल मेथड। उसके अलावा हमने एक केस और किया था, एक मेथड और हमने पढ़ा था जो कि था डोमिनेंस। तो डोमिनेंस मेथड बेसिकली किस चीज में हमें हेल्प करता है, ये किसी भी तरह की मतलब दो से ज्यादा अगर हमारे पास रोज और कॉलम्स है, मतलब इन जनरल हम कह सकते हैं m/n, ठीक है। तो जहां पर m और n दोनों दो से ज्यादा हो सकते हैं, तो उस केस में हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो पूरी गेम है वो रिड्यूस हो जाए टू अ 2x2 मैट्रिक्स, और उसके बाद फिर हम कोई भी एनालिटिकल मेथड यूज कर सकते हैं, जो कि हमने ऊपर तीन मेथड्स देखे 2x2 के लिए, ठीक है। तो लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमारे पास कोई ऐसी गेम है m/n ही, मतलब दो से ज्यादा रोज और कॉलम्स हैं, लेकिन वो cannot be reduced by dominance method. It cannot be reduced by dominance rule, ठीक है। कि जो भी हम डोमिनेंस रूल लगाते हैं, अगर उसकी हेल्प से हमारे इस मैट्रिक्स को फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता है तो फिर हम क्या करेंगे। तो ना तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही हम उसको 2x2 में रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमारा कौन सा मेथड यूज होता है, जो मेथड हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज एल्जेब्राइक मेथड। तो मेनली हम इसको स्टडी करेंगे फॉर 3x3 गेम, ठीक है। तो 3x3 गेम में एल्जेब्राइक मेथड कैसे अप्लाई होता है, चलिए आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग गेम यूजिंग एल्जेब्राइक मेथड, ठीक है। तो एल्जेब्राइक मेथड हमें लगाना है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन्ड है कि आपको यही मेथड यूज करना है, फिर तो आप डायरेक्टली उसी के स्टेप्स करेंगे। अदरवाइज अगर इन जनरल लिखा हुआ है कि सॉल्व दिस गेम, तो उस केस में फिर आप हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हो, सैडल पॉइंट से, क्योंकि आपको हमेशा चेक करना है कि उस गेम में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, हम रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट नहीं मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। तो रोज की मिनिमम वैल्यूज देखिए, फर्स्ट रो में सबसे छोटी वैल्यू है -3, दूसरे में भी -3 और तीसरे में -4, ठीक है। और इसमें से हम देखते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कौन सा है यहाँ पर, -3, तो आप कोई भी -3 ले लें चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कॉलम मैक्सिमा। तो कॉलम मैक्सिमा फर्स्ट कॉलम में हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है 3, दूसरे कॉलम में अगेन वी हैव 3 और तीसरे में भी 3, ठीक है। और इसमें से अगर आपको मिनिमम चूज करना हो मैक्सिमम में से, तो आप कोई भी एक 3 चूज कर लो। तो ऑब्वियसली हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमैक्स, ये हमारा है मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज, और ये है हमारा मिनिमैक्स, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है। तो वो कोई भी 3 आप ले सकते हो। अब एक -3 है और एक 3 है, तो सिंस मैक्सिमम is not equal to minimax, तो इसका मतलब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, therefore सैडल पॉइंट does not exist, right? चलिए, अब ये चीज हमने देख ली, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब हम क्या करें। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास
दो से ज्यादा रोज और कॉलम्स हैं तो फिर हम कोई भी उसमें सब गेम्स मेथड ग्राफिकल मेथड नहीं लगा सकते। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करें टू सम 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब 2x2 मैट्रिक्स के लिए हमारे पास मतलब उसमें रिड्यूस करने के लिए हमारे पास अब एक ही मेथड बचता था, वो था डोमिनेंस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ डोमिनेंस रूल अप्लाई हो पाता है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रोज को कंपेयर करते हैं और फिर कॉलम्स को कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, तो मतलब जो डोमिनेट हो रही है तो हम उसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कंपेयर करते हैं A1 A2 को। A1 A2 को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए 3 इज ग्रेटर देन -3 बट -1 इज नॉट ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो इसका मतलब A1 A2 को कंपेयर करने पे हमें नहीं पता चल रहा कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं A1 और A3 को। तो देखिए 3 इज ग्रेटर देन -4 बट -1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन -3 बट -3 और 3 को कंपेयर करें तो ये इससे बड़ा नहीं है। इसका मतलब A1 A3 को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी गई हमारी। उसके बाद नेक्स्ट हम चेक करते हैं A2 एंड A3 को। ठीक है, अब देखिए -3 इज ग्रेटर देन -4, 3 is greater than -3 but -1 is not greater than 3। तो इसका मतलब A2 A3 में भी हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन किसको डोमिनेट कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंस रूल भी नहीं लग रहा है तो अब हम इसको कैसे रिड्यूस करें। ठीक है, तो जब डोमिनेंस रूल भी नहीं लग रहा है, सैडल पॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन वी आर लेफ्ट विद वन ऑप्शन दैट इज एल्जेब्राइक मेथड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एल्जेब्राइक मेथड हमें कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर से लिखा हुआ है, तो देखिए अब हमें स्टार्ट कैसे करना है। देखिए हमें क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी होती हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम A1 A2 A3 की प्रोबेबिलिटीज को हम लिखते हैं P1 P2 P3 से, और B1 B2 B3 की प्रोबेबिलिटीज को हम लिख देते हैं Q1 Q2 और Q3 से। ठीक है, हमें ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमने क्या कहा था कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम कितना होता है, 1। ठीक है, तो देयरफॉर हम कहेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कि टोटल प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है। एंड सिमिलरली अगर हम B की प्रोबेबिलिटीज की बात करें तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो चीजें हमें पता लग गई। अब हम देखेंगे एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स। तो हम पहले देखते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ ऑफ A। अब हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स देखते हैं A के पहले। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ A, इसमें हम A पार्ट लिखते हैं when B uses B1 strategy। ठीक है, तो उस केस में, और इसी तरीके से हम तीनों के लिए करेंगे। ठीक है, when B uses strategy B2 and when B uses स्ट्रैटेजी B3। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं स्ट्रैटेजीज को यूज करने की, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ हमने देखा था जब हमने एक मेथड पढ़ा था इक्वल गेन्स और प्रोबेबिलिटी मेथड, तो वहां पे हमने देखा था ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैसे निकलता है। ठीक है, तो वो कैसे निकलता है, हम क्या करते हैं, अब हमें देखिए A का पे ऑफ निकालना है जब B कौन स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, B1। ठीक है, तो उस केस में हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैसे निकालते हैं, 3 इंटू P1 माइनस 3 इंटू P2 माइनस 4 इंटू P3, और तीनों को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो जब B1 यूज हो रही है तो उस केस में कितना एक्सपेक्टेड पे ऑफ हो जाएगा A का, 3P1 माइनस 3P2 माइनस 4P3। राइट, ये हो गया। इसी तरीके से अब हम इसको ये एरोज हटा देते हैं। इसी तरीके से B2 के लिए आप कैलकुलेट कीजिए, जब प्लेयर बी B2 स्ट्रैटेजी यूज करेगा तो उस केस में A का पे ऑफ कैसे निकलेगा, -1 इंटू P1 3 इंटू P2 माइनस 3 इंटू P3। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं
minus 1 into P1 is minus P1 plus 3P2 minus 4P3. Sorry, minus 3P3 it is. Minus 3P3. और इसी तरीके से तीसरे के लिए आप लिख लीजिए, B3 के लिए बन जाएगा ये minus 3P1 minus P2 plus 3P3. ठीक है, तो ये तो हो गए A के पे ऑफ्स। अब हम साथ में ही लिख लेते हैं B के भी पे ऑफ्स। ठीक है, सिमिलरली expected payoff of B, A हो गया when A uses strategy A1, then when A uses strategy A2 and when A uses strategy A3. ठीक है, तो अब ये कैसे बनेगा? अब ये जो हमने पहले इस तरीके से हॉरिजॉन्टली एरोज बनाए थे, अब इनको आप वर्टिकली समझ लीजिए। ठीक है, तो वो कैसे होगा? जब A1 स्ट्रैटेजी यूज हो रही है तो उस केस में 3 इंटू Q1 माइनस 1 इंटू Q2 माइनस 3 इंटू Q3 और इन तीनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 3Q1 माइनस Q2 माइनस 3Q3, राइट? तो इसी तरीके से अब हम A2 के लिए भी लिख लेते हैं। जब A2 स्ट्रैटेजी यूज होगी तो उस केस में बन जाएगा माइनस 3Q1 प्लस 3Q2 माइनस Q3, 1 इंटू Q3 इज माइनस Q3। ठीक है, और जब हम A3 यूज करेंगे तो अब बन जाएगा माइनस 4Q1 माइनस 3Q2 प्लस 3Q3। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, तो ये तो हमने अभी तक क्या किया, हमने एल्जेब्राइक मेथड के लिए कौन से स्टेप्स लगाए? सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटीज असाइन की प्लेयर ए और बी को, उनकी उनकी स्ट्रैटेजीज के लिए P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3, और हमें पता है कि टोटल सम जो होता है प्रोबेबिलिटीज का वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने ये दो इक्वेशंस लिख ली, P1 प्लस P2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 1, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद हमने लिखे एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स ऑफ ए जब बी तीन अपने B1 B2 B3 स्ट्रैटेजीज यूज करेगा, और फिर हमने निकाले एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स ऑफ प्लेयर बी जब ए अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करेगा। तो उससे भी हमें कुछ इक्वेशंस टाइप मिल गई। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, आइए देखते हैं। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ ए। यहाँ पर हमने वही जो पहले अभी इक्वेशंस लिखी थी वही यहाँ पर लिखी हैं। तो अभी हमने पहले ली हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ ए वाली इक्वेशंस। तो इनकी हेल्प, यहाँ इन इक्वेशंस की हेल्प से हम ये जो तीन वेरिएबल्स हैं P1 P2 P3, ये प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और वो कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, अब इसके क्या स्टेप्स हैं हम अभी देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से अब हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको एक फॉर्मूला, एक ट्रिक याद रखनी है, 2 3 1 2। ठीक है, 2 3 1 2, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को नंबरिंग कर देते हैं, इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो आपको जैसे याद होगा इक्वल गेन्स मेथड में हमने कहा था कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो प्लेयर बी है वो कोई भी स्ट्रैटेजी चले, B1 B2 या B3, हम एज्यूम करते हैं कि जो प्लेयर ए का पे ऑफ है वो तीनों सिचुएशंस में सेम रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ये तीनों एक्सपेक्टेड पे ऑफ एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम दो इक्वेशंस एट अ टाइम लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग equation 1 and 2, equating equation 1 and equation 2, हमें क्या मिलेगा, we get, इनको equate कीजिए, 3P1 minus 3P2 minus 4P3 is equal to minus P1 plus 3P2 minus 3P3। तो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 3P1 यहाँ से माइनस P1 इधर आके प्लस P1 हो जाएगा, माइनस 3P2 ये इधर आके माइनस 3P2,
और माइनस 4p3 ये यहाँ के प्लस 3p3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3 और 1 4p1, ये माइनस 3 और 3 6p2 और माइनस 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, माइनस p3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। और अब हम करते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 3 ले लेते हैं, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 एंड 3 ले लेते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमें मिनिमम 2 इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। तो 2 इक्वेशन इसीलिए हम यहाँ पर इक्वेट करके ले रहे हैं। तो 1 और 3 को अगर हम इक्वेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3p1 माइनस 3p2 माइनस 4p3 इज इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन है माइनस 3p1 माइनस p2 प्लस 3p3, ठीक है। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 3 यहाँ के माइनस 3p1 ये हो जाएगा 6p1, आप भी साथ साथ सॉल्व कर लीजिए, माइनस 2p2 और ये हो जाएगा माइनस 7p3, ठीक है। आप भी फटाफट से साथ साथ चेक कर लीजिए कि हमारी वैल्यूज मैच हो रही हैं कि नहीं। तो हमारे पास अब ये 2 इक्वेशंस आ गई। इन 2 इक्वेशंस को हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 तक हो चुकी है, इसको हम कर देते हैं 4 एंड 5, ठीक है। अब इन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हमने अभी 2 3 1 2 रूल लिखा है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले यहाँ पर इक्वेशंस दोनों अपनी लिख लेते हैं जो हमारे पास आई हैं। वो इक्वेशंस थी हमारे पास 4p1 माइनस 6p2 माइनस p3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई थी 6p1 माइनस 2p2 माइनस 7p3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको साथ में लिख लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और आपने रफ में अपने लिए लिख लेना है कौन सा आप यूज करते हो, 2 3 1 2 रूल, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अब मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ 2 3 1 2, आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है लिखना। तो 2 3 1 2 लिखने का मतलब है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए ये जो पहली इक्वेशन हमने लिखी है ये थी 4 और ये थी 5, ठीक है। तो ये फोर्थ इक्वेशन में देखिए हम क्या बोलते हैं, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है। और वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होता है कोफिशिएंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यही कोफिशिएंट्स यहाँ पर इनके नीचे लिखते हैं। तो क्योंकि 2 3 1 2 है ना, तो मतलब हमने पहले सेकंड टर्म का कोफिशिएंट लिखना है, फिर हमने थर्ड टर्म का, फिर फर्स्ट टर्म का और फिर सेकंड टर्म का, ठीक है। तो अब देखिए पहली इक्वेशन में क्या है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट है -6, ठीक है। आपने साइन को इग्नोर नहीं करना है, तो हम लिखेंगे -6, राइट। फिर थर्ड का है -1, फिर फर्स्ट का है 4 और सेकंड का है फिर से -6, ठीक है। तो यही था 2 3 1 2 रूल, राइट। उसके बाद अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में देखो सेकंड का टर्म का कोफिशिएंट है -2, फिर थर्ड का है -7, फिर फर्स्ट का है 6 और फिर सेकंड का है -2, ठीक है। ये लिख लिया। ये लिखने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हम लिख लेंगे p1 अपॉन is equal to p2 upon is equal to p3 upon, ठीक है। अब हम और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू k, ठीक है। k इज सम कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो इसको भी हम बाद में देखते हैं इसका क्या करना है। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो k इज सम कांस्टेंट वैल्यू। चलिए अब p1 p2 p3 हमने न्यूमरेटर में तो लिख दिए, अब डिनोमिनेटर में क्या लिखना है। देखिए डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, पहले से स्टार्ट करेंगे, ये एरो से मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है। तो
एरो की जो डायरेक्शन है आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब -6 इंटू -7 और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जिस डायरेक्शन में हमने एरो लिखा है, -2 इंटू -1, ठीक है, और दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, हमने डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म में देखिए मैं ऊपर यहाँ लिख देती हूँ, P1 में ये दोनों यूज होने हैं, P2 में 3 1 वाले यूज होने हैं, P3 में ये 1 2 वाले यूज होने हैं, ठीक है। चलिए, और एरोज भी हम ऐसे शो कर देते हैं इस तरीके से। चलिए पहले वाली टर्म हम लिखते हैं। पहले टर्म में हम लिखेंगे -6 इंटू -7 माइनस -2 इंटू -1, ठीक है। P2 के नीचे हम क्या लिखेंगे, -1 इंटू 6 -1 इंटू 6 माइनस माइनस किसको करना है, -7 इंटू 4, ठीक है। उसी तरीके से अब तीसरी टर्म हम करेंगे 4 इंटू -2 4 इंटू -2 माइनस 6 इंटू -6 6 इंटू -6, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, P1 अपॉन 6 7 42 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 42, देन माइनस 2 इंटू 1 -1 प्लस 2 1 2 -2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू P2 अपॉन 6 1 6 -6 माइनस 7 इंटू 4 28 माइनस माइनस प्लस 28, ठीक है। दिस इज इक्वल टू P3 अपॉन 4 2 8 -8 माइनस माइनस प्लस 6 6 36, ठीक है, इज इक्वल टू K। उसके बाद इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा P1 अपॉन 40 इज इक्वल टू P2 अपॉन 28 minus 6 is 22 and this is equal to P3 upon 36 minus 8 is 28 is equal to some constant K, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या स्टेप करना है। तो चलिए जो हमें पहले मिला था इक्वेशंस जो अभी हमने निकाली थी हम उनको लिख लेते हैं। P1 अपॉन 40 इज इक्वल टू P2 अपॉन 22 इज इक्वल टू P3 अपॉन 28 इज इक्वल टू K, ठीक है। अब ये सारी इक्वेशंस सब एक दूसरे के बराबर हैं तो हम इनको इंडिविजुअली भी इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट P1 अपॉन 40 इज इक्वल टू K, ठीक है, अलग से भी लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज P1 is equal to 40K. अब P2 upon 22 is equal to K. This implies P2 is equal to 22K. And similarly P3 upon 28 is equal to K. तो हम लिख सकते हैं P3 is equal to 28K, ठीक है। अब P1 P2 P3 हमें मिले तो हैं लेकिन वो अभी भी एक्चुअल पूरी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिली है, वो फर्दर एक वेरिएबल की फॉर्म में है लेकिन तीनों में एक कॉमन वेरिएबल है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर एक इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं और वो कौन सी है, हमें पता है हमने शुरू में लिखा था P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 1। तो अब हम ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। P1 की जगह हम लिखते हैं 40K, P2 की जगह 22K और P3 की जगह 28K is equal to 1. Now we have one equation, we have one variable. इन तीनों को ऐड करेंगे 40 plus 22 plus 28 is 90K is equal to 1. This implies K is equal to 1 upon 90. ठीक है। अब ये K की वैल्यूज जब हम वापस इन इक्वेशंस में डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 40 upon 90, this is equal to 22 upon 90 and this is equal to 28 upon 90, ठीक है। तो हम इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, अगर हम इसको 2 से ही करें, 2 20 सा 2 4 सा 8 2 45 सा, तो ये आ गया 20/45, ये आ गया 2 11 सा 2 45 सा 2 1 सा 2 2 4 सा 8 14 अपॉन 45, ठीक है। तो देयरफॉर हमें तीनों की प्रोबेबिलिटीज मिल गई। P1 इज इक्वल टू 20 अपॉन 45, P2 इज इक्वल टू 11/45, P3 इज इक्वल टू 14/45, ठीक है। तो ये हमें प्लेयर ए की जो स्ट्रैटेजीज हैं A1 A2 A3 उनकी प्रोबेबिलिटीज मिल गई, ठीक है। और ये सेम पूरा प्रोसीजर अब हमें
बी के लिए भी यूज करना है। तो हमने पहले लिए थे एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स ऑफ प्लेयर ए, अब हम लेंगे एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स ऑफ प्लेयर बी। तो देखिए वो कैसे करना है। तो चलिए अब हमने लिए हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स ऑफ प्लेयर बी व्हेन ए यूजेस A1 A2 एंड A3। तो ये तीनों इक्वेशंस हम पहले लिख चुके हैं। तो अगेन अब हम यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन इक्वेशंस को इक्वेट कर लेंगे। तो हम फिर से यहाँ लिख देते हैं 1 2 3, ये तीन इक्वेशंस हैं। तो हम क्या कहते हैं कि प्लेयर ए कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करे, बी का पे ऑफ सेम रहेगा। तो हम करते हैं पहले 1 और 2 को इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get 3q1 minus q2 minus 3q3 is equal to minus 3q1 plus 3q2 minus q3। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 plus 3 6q1 minus 4q2 minus 2q3 is equal to 0। अब ये 2 के टेबल में सब आते हैं, हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो बन जाएगा 3q1 minus 2q2 minus q3 is equal to 0। ठीक है, आप भी फटाफट से मैच कर लीजिए कि आपको भी यही इक्वेशन मिलती है या नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम करते हैं 1 और 3 को इक्वेट। आप 2 और 3 को इक्वेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम मिलेगा। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से 3q1 minus q2 minus 3q3 is equal to minus 4q1 minus 3q2 plus 3q3। So this implies 3 plus 4 7q1 minus 2q2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा minus 6q3 is equal to 0। तो अभी मैच कर लीजिए आपको सेम मिल रहा है या नहीं। ठीक है, माइनस ये यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि वहां से +3 आएगा तो बड़े वाले का साइन पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए अब हमें मिली है ये दो इक्वेशंस, हम इनको नंबरिंग कर देते हैं 4 एंड 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम ये दो इक्वेशंस दोबारा से लिख लेंगे और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस हमारी क्या आई थी अभी, 3q1 minus 2q2 minus q3 is equal to 0 और दूसरी इक्वेशन 7q1 plus 2q2 minus 6q3 is equal to 0। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ लिखते हैं 2 3 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो सेकंड का है -2, देन वी हैव -1, उसके बाद फर्स्ट का है 3 और फिर -2 और सेकंड इक्वेशन में सेकंड का है 2, उसके बाद -6, देन वी हैव 7 एंड देन 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें नेक्स्ट क्या करना होता है, Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, तो हम लिखते हैं Q1 अपॉन इज इक्वल टू Q2 अपॉन इज इक्वल टू Q3 अपॉन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, ये हम पहले लिख लेते हैं, बाद में भी लिखना है, पहले ही लिख लेते हैं। चलिए अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के लिए, तो दिस इनटू दिस। तो हम लिखते हैं 2 6 12 माइनस माइनस प्लस -2 इंटू -1, उसके बाद है -1 इंटू 7 माइनस -6 इंटू 3, ये चीज थी -1 इंटू 7 और -6 इंटू 3। और तीसरे के लिए हमें करना है 3 इंटू 2 माइनस 7 इंटू -2। तो हम लिख लेते हैं 3 इंटू 2 माइनस 7 इंटू -2। ठीक है, चलिए अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज Q1, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं Q1 अपॉन 12 माइनस माइनस प्लस 2 1 2। ठीक है, उसके बाद दिस इज इक्वल टू Q2 अपॉन -7 माइनस माइनस प्लस 6 3 18,
This is equal to Q3 upon 3 2s are 6 minus minus plus 7 2s are 14 is equal to K. This implies Q1 upon 12 plus 2 14 is equal to Q2 upon 18 minus 7 18 minus 7 is 11 is equal to Q3 upon 20 is equal to K. ठीक है, तो चलिए अब हम इसको आगे लिख लेते हैं. इज इक्वल टू के. अब इसको हम इंडिविजुअली इक्वेट कर सकते हैं. Q1 अपॉन 14 इज इक्वल टू के. दिस इम्प्लाइज Q1 इज इक्वल टू 14 के. उसी तरीके से Q2 अपॉन 11 इज इक्वल टू के. दिस इम्प्लाइज Q2 इज इक्वल टू 11 के. एंड Q3 upon 20 is equal to K. This implies Q3 is equal to 20 K. अब हमें और क्या इक्वेशन पता है अब इसको सॉल्व करने के लिए. वी हैव Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 1. तो हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे. 14K प्लस 11K प्लस 20K इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज, इसको टोटल कर लीजिए. 20 30 40 45K is equal to 1. तो this implies K is equal to 1 upon 45. ठीक है, तो हमारे ये K की वैल्यू मिल गई. ये वैल्यूज अब हम वापस यहाँ पुट करेंगे. This implies Q1 is equal to 14 into 1 by 45 is 14 by 45. This implies Q2 is equal to 11 into 1 by 45 is 11 by 45. ठीक है, और तीसरा आ गया हमारे पास Q2 is equal to 20 upon 45. तो ये आ गई हमारी प्लेयर बी की स्ट्रैटेजीज की प्रोबेबिलिटीज. ठीक है, तो therefore Q1 is equal to 14 by 45, Q2 is equal to 11 by 45, Q3 is equal to 20 upon 45. ठीक है, तो यहाँ तक आ गया हमारा. ठीक है, तो चलिए ये हमें मिल गई प्लेयर बी probabilities of player B's strategies. ठीक है, अब क्या रह गया हमारे पास. A की probabilities आ गई, B की probabilities आ गई. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गेम. तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड पे ऑफ player A या expected payoff of player A और value of game is equal to expected payoff of player B. ठीक है, तो इस केस में हम value of game कैसे निकालते हैं. हम ये किसके बराबर मान के चलते हैं. expected payoff of player A या player B, दोनों में से किसी का भी ले लो, उसके बराबर आएगा. ठीक है, तो हम दोनों तरीके से कैलकुलेट करके देख लेते हैं. तो अगर हम ये पहले वाली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर ए के लिए हमारे पास शुरू में 3 इक्वेशंस आई थी और बी के लिए भी 3 आई थी. तो तीनों में से कोई भी एक चूज कर लो, क्योंकि हम तीनों को इक्वेट ही करते हैं बाद में. ठीक है, वो इक्वल ही मान के चलते हैं. तो तीनों में से आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए. ठीक है, तो हम पहले वाली लेते हैं. वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू 3p1 माइनस 3p2 माइनस 4p3. ये हमने एक इक्वेशन ली, इसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं. p1 हमारा आया था 20 by 45, p2 हमारा आया था 11 by 45 और p3 आया था 14 by 45. ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 3 2s are 60 upon 45 minus 33 upon 45 minus 4 4s are 16 56 upon 45. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -29 upon 45. ठीक है,
और अगर दूसरा फॉर्मूला लगाएं और लिख रही हूँ क्योंकि आपको हर एक से सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू, अब हम बी की जो 3 एक्सपेक्टेड पे ऑफ थे उनमें से कोई एक इक्वेशन लेते हैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं 3Q1 माइनस Q2 माइनस 3Q3। तो इसमें अब Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 14/45 माइनस Q2 था हमारा 11/45 इंटू 1 ही है, और माइनस 3 इंटू 20/45। ठीक है, तो ये आ जाएगा, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा -29/45। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दोनों केसेस में हमें सेम वैल्यू मिलती है। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू है, दिस इम्प्लाइज बी विंस। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है स्ट्रैटेजीज की, प्रोबेबिलिटीज, मतलब हमें ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज निकालनी है और इस तरीके से हमें वैल्यू ऑफ गेम कैलकुलेट करनी है। तो थोड़ा सा लेंथी है, फर्स्ट टाइम में आपको लगेगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब आप 1-2 बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करें। तो इसी के साथ हमारा गेम थ्योरी का चैप्टर इज ओवर। अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक सजेशन शेयर कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आप सारे मेथड्स प्रैक्टिस करें, हमने सारी वीडियोस शेयर की हैं हर एक मेथड से रिलेटेड। तो अगर इसके अलावा अगर आप कोई और भी मेथड एक्सपेक्ट करते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं एंड विद दिस आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।